नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन परीक्षावाणी सीरीज चल रही है, जिसमें ऑनलाइनर के माध्यम से हम परीक्षावाणी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले 4 से 5 वीडियो हमारी निकल चुके हैं। निरंतर हमारी इसमें वीडियोज़ आएंगी, और चाहे वो राजनीतिक अध्ययन जो हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है, अब ऐतिहासिक अध्ययन हमारा चल रहा है। सभी चैप्टरों से रिलेटेड हमारे जो ऑनलाइनर हैं वो बने हुए हैं परीक्षण में पहले से, तो हम उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि डिटेल में आपको ऑनलाइनर के माध्यम से ही चीज़ों को समझा दिया जाए, ताकि बाद में जब हम थ्योरी सेशन स्टार्ट करेंगे तो उस समय आप लोगों को थोड़ा सा कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोस्तों, हिंदी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो राजपाल सिंह सीरीज मैंने ख़त्म कर ली है। अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी सेशन और एमसीक्यूज़ की। दोनों के ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों का है, यमुना तट यानी कि कालसी, अलकनंदा तट श्रीनगर, खुटानी नाला वो पश्चिमी रामगंगा घाटी से मिले हैं। तो दोस्तों, क्या मिले हैं यहाँ से? तो निम्न पुरापाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, कालसी देहरादून हमारा देखने को मिलता है। कालसी देहरादून में हमारा नदियों का संगम भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो टोंस और हमारी जो यमुना नदी है, उन दोनों का ही जो संगम है ये भी हमारा कालसी देहरादून में देखने को मिलता है। अगर बात करूँगा मैं अलकनंदा तट जो क्षेत्र है, तो श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन आता है। तो जो श्रीनगर है वो अलकनंदा नदी के तट पर हमारा बसा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने को मिलता है। अब बाकी देखें, खुटानी नाला वो पश्चिमी जो रामगंगा घाटी है, तो वहाँ से आपके निम्न पुरापाषाणकालीन जो साक्ष्य हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक फेमस क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी रामगंगा घाटी से किसके द्वारा पुरापाषाणकालीन जो साक्ष्य हैं उनकी खोज करी गई? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो दोस्तों, यशोधर मठपाल जी को इसका विशेष श्रेय जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग निरंतर इस सीरीज से जुड़े रहें। साथ ही अगर देखें दोस्तों, तो जो हमारा ये श्रीनगर है, एक नाम जो हमारे क्वेश्चन में मिल रहा है, तो श्रीनगर से रिलेटेड अगर कुछ बात करें तो दोस्तों 1815 से लेके 1839-40 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो भी हमारे श्रीनगर में रही हुई है। और अगर बात करेंगे तो दोस्तों श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित करी गई? तो 1839-40 में आपकी पौड़ी को जो राजधानी है ब्रिटिश गढ़वाल की वो स्थानांतरित हमारी करी जाती है। अच्छा दोस्तों, क्या श्रीनगर से और कुछ चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट्स हैं अगर देखा जाए उन चीज़ों को? तो अगर देखें एक दृष्टि से तो दोस्तों आपका जो बहुत फेमस मंदिर आपका देखने को मिलता है वो है आपका धारी देवी मंदिर। आप लोग याद रखिएगा, जो धारी देवी का मंदिर है ये हमारा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के आसपास में देखने को मिलता है, जो कि हमारा कलियासैंण से अलकनंदा के बाएं तट पर यह मंदिर हमारा स्थित है। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों दूसरा जो फेमस मंदिर है वो हमारा सोम का भांडा, आप लोग याद रखिएगा। ये इससे पहले एक बार पूछा गया है कि सोम का भांडा नामक जो मंदिर है वो किस जनपद में है, तो आप लोग विशेष याद रखेंगे जी सोम का जो भांडा है, तो सोम का भांडा एक स्मारक प्राचीन समय में राजाओं की एक राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, ये जो सोम का भांडा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और स्मारक की जो दीवारें हैं वो कूट लिपि में इसमें अंकित करी गई हैं, और जो इतिहासविद हैं या फिर मैं ये कहूँ कि जो देवलगढ़ है, देवलगढ़ में जो सोम का भांडा स्मारक है वो प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं भी इसी को कहा जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में प्राचीन नाथ सिद्धों की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो सोम का भांडा आप लोगों के लिए ऑप्शन आ सकता है। तो उस तरीके से देखेंगे ये मंदिर नहीं है, एक गुफा, या फिर हम ये कहें कि जो हमारे राजा महाराजा थे उन तो उनके स्मारक के रूप में हम इसको देखते हैं। और उसी तरीके से अगर देखेंगे तो दोस्तों केशवराय जो हमारा मठ देखने को मिलता है, यानी कि जो केशवराय मठ, तो केशवराय मठ भी आपका श्रीनगर के ही आसपास में देखने को मिलता है, जो कि हमारा दक्षिण भारत के केशवराय मठ के नाम पर इसका नाम केशवराय मठ के नाम पर पड़ा था। और वहीं अगर बात करूंगा तो दोस्तों मैं शंकर मठ जो है, जो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर करा जाता है, तो ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे कमलेश्वर मंदिर की, तो ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों जो कमलेश्वर मंदिर है ये भी हमारा पौड़ी गढ़वाल के जो श्रीनगर है उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। और साथ ही जो पौराणिक मान्यता है अगर उनके अनुसार देखें तो भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल से जो पुष्पों की उपासना करी थी वो भी हमारा कमलेश्वर मंदिर में करी थी। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। और एक और चीज़ इसके लिए काफ़ी फेमस बोली जाती है कि भगवान राम को ऐसा लगा कि एक फूल कम है, जब उनने 1000 पुष्पों से जब उनकी पूजा करी तो वो
9,999 अगर हो गए होंगे, तो उसमें से अगर एक फूल उनको लगा कि कम है, तो तब उन्होंने प्रायश्चित के रूप में अपनी एक आँख भी वहाँ पर भेंट कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारा कमलेश्वर मंदिर है, ये भी हमारा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। आज के बाद आप इन पाँचों मंदिरों को नहीं भूलेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्न पुरापाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की। दोस्तों निम्न पुरापाषाण कालीन, आप लोगों से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो निम्न पुरापाषाण कालीन युग के जो उपकरण हैं उनकी खोज किसने करी गई थी। मैंने इससे पहले बताया भी आपको। तो अगर पश्चिमी रामगंगा घाटी की बात करेगा तो यशोधर मठपाल आप लोग करेंगे, लेकिन अगर जैसे श्रीनगर में भी है, कालसी में भी है, खुटानी वगैरह अन्य जो जगह हैं उनमें भी है, तो दोनों को ही श्रेय जाता है हमारा के पी नौटियाल जी को और यशोधर मठपाल जी को। तो आप लोग ये जो दो नाम हैं इनको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने पुरापाषाण कालीन तो देख ली, अब देखिएगा मध्य पुरापाषाण युग के उपकरणों की खोज का दावा किसने किया। तो दोस्तों ये भी हमारे के पी नौटियाल जी के द्वारा ही किया गया था। और जो मध्य पुरापाषाण युग के जो उपकरण हैं उनकी खोज श्रीनगर से ये करते हैं के पी नौटियाल जी, और ये दावा करने वाले भी हमारे के पी नौटियाल जी के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 102 है, राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा, अब महेश्वर प्रसाद जोशी इनका पूर्ण नाम है, यानी कि पूरा नाम है। कभी आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे कि राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखों शैलाश्रय की खोज की गई। तो लाखों शैलाश्रय की खोज कब करी गई थी दोस्तों? 1968 में करी गई थी। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसमें मैंने लाखों गुफा, ग्वारखा गुफा, किमनी, हुडली, जितने भी हमारे पौराणिक जो क्षेत्र हैं उन सभी के बारे में डिटेल में बहुत डीपली डिस्कस करा है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से बेहतर अनुभव ले सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा है, काफ़ी लंबी चर्चा उस पर करी है, तो मैं इतनी लंबी चर्चा इसमें नहीं करूँगा। तो आप लोग वो वीडियो वहाँ जाकर जरूर देख लें। तो दोस्तों जो MP जोशी जी थे उनके द्वारा जो लाखों शैलाश्रय हैं या फिर लाखों गुफा की जो खोज है ये 1968 में करी जाती है। और जो लाखों गुफा है दोस्तों, इसको सुयाल नदी के तट पर है ये बताया जाता है। साथ ही जो मुख्य विषय उसका है तो दोस्तों सामूहिक नृत्य करना उसमें दिखाया गया था। और जो शैलाश्रय का जो आकार है दोस्तों, तो नागफनी के आकार का उसमें दिखाया गया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसे प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है, कहता है जो हमारा लाखों शैलाश्रय है, यानी कि लाखों शैलाश्रय या फिर लाखों गुफा जो कहें तो इसे प्रागैतिहासिक कालीन भी कहा जाता है। ऐसे आप लोग इसको याद करेंगे। फिर देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किन किन स्थलों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों हमने बात करी थी ये बनकोट पिथौरागढ़ से और नैनीताल पिथौरागढ़ से हमने बात करी थी। अच्छा दोस्तों, जो बनकोट पिथौरागढ़ से था तो वो हमारा 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ से हमारे 8 मानव ताम्र आकृतियाँ मिली हुई हैं। और वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों नैनीपातल जो क्षेत्र है हमारा, तो नैनीपातल क्षेत्र से 1999 ईस्वी में, ये आप लोग याद रखिएगा, 1999 ईस्वी में 5 मानव ताम्र आकृतियाँ हमारे प्राप्त हुई हैं, जो कि हमारा पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित रहता है। तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन स्थलों से 8 और 5 मानव ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो आप लोग बनकोट और नैनीपातल पिथौरागढ़ को आंसर करेंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे कि किस पुरास्थल के लौह उपकरण कांसे का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुखौटा मिला है। तो दोस्तों मलारी गांव के बारे में हमने बहुत चर्चा करी है, यानी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कब वहाँ पर शोध करना शुरू करा था, डबराल जी के अनुसार वहाँ से कितने पॉइंट का जो मुखौटा है वो मिला है। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत चर्चा करी है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने इससे पहले गौर किया था, उस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो उसमें बहुत कम व्यूज़ हमारे देखने को मिले हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो उस वीडियो में कहीं ना कहीं एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंटेंट इसमें भी अच्छा है आपका, लेकिन उस जो वीडियो में है उसमें मैंने डिटेल से उस बारे में चर्चा करी है। तो अभी वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले वीडियो में हम जब चर्चा कर चुके हैं तो इनमें थोड़ा सा कम करेंगे उसके बाद ही। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि किस पुरास्थल से लोहे के उपकरण हैं और कांसे का कटोरा है, मानव कंकाल और सोने का मुखौटा मिला है। तो सोने का जो मुखौटा है दोस्तों ये 5.2 kg का हमारा देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 5.2 kg का सोने का मुखौटा किस स्थान से मिला है, इससे पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार हो सकता है कि कांसे का कटोरा या फिर मानव कंकाल व मुखौटा, हो सकता है कि लोहे के उपकरण, कांसे का कटोरा और मानव कंकाल, ये तीन आपसे पूछ ली जाए कि किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को बड़ा डीपली याद करेंगे, बड़े प्यार से अगर याद करेंगे तो वो याद भी हो जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें हमारी मलारी गांव चमोली से हमारी देखने को मिली है और वहीं से हमें प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा मलारी गांव चमोली इसमें रहने वाला है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगर 105 की अगर बात करेंगे तो पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता था। दोस्तों लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी थी तो मैंने ये भी आपको मानसखंड कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र को कहा जाता था और केदारखंड कौन से क्षेत्र को कहा जाता था और उस समय के लिए संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता था, उस बारे में भी चर्चा की थी। फिर भी हम एक बार बात करेंगे जो पुनः हमारे मानसखंड और केदारखंड है। मानसखंड हमारे जो कुमाऊँ वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता था।
मानसखंड हमारा कुमाऊं वाले और केदारखंड हमारे गढ़वाल वाले क्षेत्र को उस समय के लिए कहा जाता था। तो दोस्तों जो आपका उस समय के लिए मानसखंड और केदारखंड है, अब इन दोनों ही जो संक्षिप्त क्षेत्र हैं हमारे, संयुक्त जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कुमाऊं हो, गढ़वाल हो या फिर मानसखंड के हैं या केदारखंड के हैं, तो दोस्तों जो दोनों जो क्षेत्र हैं हमारे, उसको हमारे तो उत्तरखंड, ब्रह्मपुर या फिर खसदेश के रूप में उस समय इसको जाना जाता था। फिर देखिएगा उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है हमारा, तो ये हमारा ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में नाम देवभूमि या मनुष्य की भूमि देखने को मिलती है। अन्य जो धार्मिक नाम है हमारे, तो दोस्तों अन्य जो धार्मिक नाम है उनमें हमारे कौन कौन से, जैसे पूर्ण भूमि है, ऋषि भूमि है, पवित्र भूमि के रूप में भी इसको जानते हैं हम लोग, और ऐत्रेय ब्राह्मण में हम इसको उत्तर कुरु के रूप में जानते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। फिर देखिएगा बौद्ध साहित्य में इसको हिमवंत नाम से जाना जाता है, और स्कंद पुराण में मानसखंड और केदारखंड के रूप में हमारा उत्तराखंड के संक्षिप्त क्षेत्र को या फिर संलिप्त क्षेत्र को जाना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की, तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो दोस्तों बौद्ध जो साहित्य है हमारा, उसके जो पाली भाषाई जो क्षेत्र है उसमें उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसके लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हमारा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। अच्छा दोस्तों जो कुमाऊं की जो रामलीला है ये कब से हमारी चालू होती है, 1860 हमें दिया जाता है। आप लोग इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि कुमाऊं की जो रामलीला है वो कब, उसकी शुरुआत कब से करी गई, तो दोस्तों 1860 से करी गई। तो कुमाऊं के लिए जो हमारा का राम क्षेत्र है दोस्तों, ये अल्मोड़ा को आपको कहा जाता है। अल्मोड़ा से ही रामायण की शुरुआत भी मानी जाती है कि मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र अगर कहा जाता है, तो दोस्तों जो अल्मोड़ा हमारा जनपद है उसको हमारा राम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। और कुमाऊं की जो रामलीला है वो कब से प्रारंभ करी गई, तो 1860 आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108 की अगर बात करें, तो गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों गढ़वाल जो क्षेत्र है उसको हेमवत नाम से हमारा जाना जाता था। ये आपका तब की बात है जब वैदिक काल हमारा चल रहा था। अच्छा वैदिक काल में भी दोस्तों आपका एक तो वैदिक है, एक उत्तर वैदिक काल है। तो वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा 1500 से लेके 1000 तक का जो कार्यकाल है ये वैदिक माना जाता है, और 1000 से लेके 600 तक का जो कार्यकाल रहता है ये उत्तर वैदिक कार्यकाल के रूप में हमारा देखने को मिलता है। तो जब वैदिक काल चल रहा था तो वैदिक काल के समय जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको उस समय हेमवत नाम से हमारा जाना जाता था। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व कुबेर की राजधानी थी। दोस्तों अलकापुरी में हमारे कुबेर की राजधानी के रूप में ही जानी जाती है अलकापुरी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि मनुष्यों की आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कुबेर की राजधानी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये अलकापुरी में हमारी देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम के से बद्रिकाश्रम के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे उनमें भी जो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है, और साथ ही बात करेंगे जो बद्रिकाश्रम के बीच का जो क्षेत्र है उसको हमारा अलकापुरी नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो मनु हैं उनके पूर्वज मनु के जो निवास स्थान है कुबेर जी, उनकी राजधानी यहाँ पर हमारे देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी। तो दोस्तों भगवान राम ने अपने जो अंतिम दिन थे उस समय पर देवप्रयाग नामक स्थान पर अपनी क्या करी थी, तपस्या करी थी। इससे पहले ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। अच्छा दोस्तों जो देवप्रयाग है ये हमारे अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हमारा देखने को मिलता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में सबसे पहले तो दोस्तों इस क्षेत्र में कोई कौवे नहीं दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों आपका जो देवप्रयाग है यहाँ पर आपके कभी कौवे दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी बात दोस्तों जो आपका देवप्रयाग है ये क्यों आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो इससे पहले पूछा जा चुका है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या करी थी, तो देवप्रयाग में करी थी। आप लोग इससे पहले जो एग्जाम दिए हैं आप लोगों ने या फिर जो बच्चे अभी देने वाले हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो नोट करिएगा ही। साथ साथ में एक और यहाँ पर अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि जो देवप्रयाग है दोस्तों यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम भी देखने को मिलता है। कौन कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा, ये दो जो नदियां हैं दोस्तों इनका जो संगम है ये हमारा देवप्रयाग में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों इन दोनों का जो संगम है वो किस आधार पर अगर देखें तो जो भागीरथी है दोस्तों इसको हमारा सास के नाम से यहीं से जाना जाता है, इसको सास के नाम से, और जो अलकनंदा है इसको बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इन दो नदियों को सास बहू की नदियों के रूप में जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों को ही जाना जाता है, जिसमें हमारी जो भागीरथी है उसको सास के रूप में और अलकनंदा को बहू के रूप में जाना जाता है। अब कभी कभी ऐसा है कि केवल सास बहू के रूप में किसे जाना जाता है क्वेश्चन नहीं आता है। आयोग जब पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट टेबल या फिर टफ बनाना चाहेगा तो वो भागीरथी
और अलकनंदा में से किसको सास और किसको बहू के रूप में सम्मिलित किया गया है, आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो भागीरथी है उसको सास के रूप में और अलकनंदा को बहू के रूप में उसमें दर्शाया गया हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो जो इन दो नदियों का संगम है ये देवप्रयाग में देखने को मिलता है। और जहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसके ही निकट पे जो ऋषिकेश मार्ग हमारा पड़ता है, ऋषिकेश बद्रीनाथ जो मार्ग पड़ता है, तो वहाँ पर एक निकट झूला पुल भी देखने को मिलता है, यानी कि भागीरथी पर एक तथा एक अलकनंदा नदी पर। तो दो पुल वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर बात कहें तो दोस्तों देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने भी राजा राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी, और यहाँ पर 2 कुंड हमारे देखने को मिलते हैं। अच्छा, वो 2 कुंड हमारे कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा ब्रह्म कुंड है, ये आप लोग याद रखेंगे। एक तो हमारा ब्रह्मा कुंड है, और दूसरा आपका जो कुंड है वो आपका विशिष्ट कुंड है। ब्रह्मा कुंड और जो विशिष्ट कुंड है ये आपके दोनों ही कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये दोनों ही आपके देवप्रयाग में देखने को मिलते हैं। अच्छा, पंच प्रयागों में यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व का जो हमारा प्रयाग देखने को मिलता है वो देवप्रयाग के रूप में जाना जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ये क्षेत्र है देवप्रयाग का, यहाँ पर हमारे कौवे नहीं दिखाई देते हैं, तो ये इसलिए थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और भगवान राम ने रावण के वध के पश्चात यहाँ की यात्रा की थी, और रघुनाथ राम मंदिर वर्तमान इस घटना का साक्षी है। और ये द्रविड़ शैली का हमारा रघुनाथ मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी जो प्रस्थापना है वो आपके आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा भी यहाँ पर करी जाती है। अगर बात करें तो दोस्तों देवप्रयाग को हमारा सुदर्शन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो देवप्रयाग है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हमारा सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है। और कहा जाता है कि जो सतयुग है वहाँ पर देव शर्मा नामक एक ऋषि ने इस स्थल पर तप किया, जिससे यहाँ का जो क्षेत्र है उसका नाम देवप्रयाग पड़ गया। यानी कि देव शर्मा नामक एक ऋषि था हमारा, उसके तप करने से ही यहाँ का नाम देवप्रयाग पड़ा करके बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, देवप्रयाग के क्या कोई और अन्य नाम है? जी बिल्कुल अन्य नाम है। एक हमारा इसको इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे इंद्रप्रयाग या फिर सुदर्शन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये हमारा देवप्रयाग को जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। अगर इसके बाद अगर कुछ बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पिंडदान का भी एक विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो देवप्रयाग से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक बन रहे थे हमने लगभग उस पर डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर के बारे में। अच्छा दोस्तों, जो हमारे बाणासुर हैं, बाणासुर की जो राजधानी है वो हमारी ज्योतिषपुर में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो दोस्तों अपने अंतिम समय में जो हमारे लक्ष्मण जी हैं इन्होंने तपोवन में अपनी तपस्या करी हुई थी। अच्छा दोस्तों, क्या तपोवन से रिलेटेड अब आपके पास कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को बताने चाहिए तो ज़रूर मैं प्रयास करूँगा, लेकिन डिटेल में तब इसके बारे में चर्चा करी जाएगी जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए केवल इतना भी याद रखने के लिए ज़रूरी है कि लक्ष्मण ने अपने अंतिम दिनों में जो तपस्या करी थी तो वो कहाँ पर करी थी? तो दोस्तों वो आपकी तपोवन में करी थी। और तपोवन आपका कहाँ पर है? तो आप लोग टिहरी में है, इतना जरूर याद रख लेंगे। साथ ही अगर भगवान राम की अगर बात करेंगे तो आप लोग देवप्रयाग में उसको याद रखेंगे। फिर देखिएगा केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो दोस्तों आपको केदारनाथ जी को हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है वहाँ पर हमारा भृगुतुंग के नाम से जाना गया है। इससे पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिएगा आज बात करेंगे महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है? बहुत बार मोस्टली टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों महाभारत के वन पर्व में जो हमारे लोमस ऋषि हैं उनके साथ पांडवों की जो बद्रीनाथ यात्रा है उसका वर्णन हमारा यहाँ पर किया गया है, जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही बहुत है। कल फिर हम बात करने वाले हैं इससे आगे के उन सभी टॉपिक्स पे, उन सभी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण हमारी रहने वाली हैं। आज हम 115 तक पहुँचे हुए हैं, कल हम 115 से आगे शुरू करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों का जो वन लाइनर सीरीज है इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।